हेलो। जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th भूगोल का अध्याय नंबर 2, जिनका नाम है भूमि और मृदा संसाधन, यानी हमें मिट्टी के बारे में हमें पढ़ना है आज। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई मृदा किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे आप? अरे जो ऊपरी सतह है ना, इसी को कहते हैं हम लोग मृदा। अच्छा, मिट्टी किसे कहते हैं? अब देखिए, एक कंफ्यूजन वाली सवाल हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछ दे भाई मृदा किसे कहते हैं तो आप कहेंगे वही चीज है, आप मिट्टी कह देंगे तो वही चीज है। दोनों सुनने से तो एक ही शब्द लगता है, लेकिन किताब हमारी कहता है कि नहीं, दोनों अलग अलग है। भाई ऊपर की भाग जो है अगर मृदा है तो नीचे वाली मिट्टी है, क्या है कि नहीं? और मिट्टी सजीव है या निर्जीव? इसको संसाधन, मृदा एक संसाधन है, क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन में बहुत लाभ देती है ना। जैसे घर बनाना हो तो हम लोग इसी पर बनाते हैं, इसके लिए जो पेड़ पौधे उगाना है तो इसी पर उगाते हैं, ईंट बनानी हो इसी से नहीं बनाते हैं। तो मृदा हमारे लिए संसाधन है। तो अगर मृदा संसाधन है तो जैविक या अजैविक? तो जैविक संसाधन है। क्या वो कहेगा भाई मृदा जैविक कैसे हो सकता है, क्योंकि उसमें प्राण होता है क्या? जी बिल्कुल सही, इसमें कई ना कई प्रकार के जीव जंतु पाई जाती है मृदा में, इसलिए इसको किस में रखा गया है? जैव संसाधन में। तो यही सारी बातें जो है ना आपको इसमें पढ़ना है। साथ ही साथ अगर देखिए मिट्टी को आप काटिएगा ना, खुदाई करिएगा, तो आप जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ेंगे ना तो वो तिरछी नजर आएगी। तिरछी काटिएगा तो एक परतदार परत समझ में आएगा, कि लगेगा कि यहाँ से एक परत है फिर दूसरी परत है। जैसे देखिए आप चित्र में ही देख रहे हैं, थंबनेल में हमने इसी तरह से लगा दिया। ऊपर का एक अलग सतह दिखाई पड़ रही होगी, यहाँ से एक अलग सतह दिखाई पड़ रही है, यहाँ से एक अलग सतह दिखाई पड़ रही है। दिखाई पड़ रही है ना, सतह अलग अलग दिखाई पड़ रही है, थंबनेल में ही लगा हुआ है उस तरह से। यानी कहने का अर्थ है मृदा जो है ना परतों में बटी हुई है, जिसको अपरत, ब परत और सौ परत कहते हैं। ठीक है ना? कौन कौन? अ ब श। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग फिर कैसे पहचानेंगे कि कौन अपरत है, कौन ब परत है, कौन श परत है, क्या किसका महत्व कितना है, इन सारे चीजों को हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो थोड़ा सा परिचय पात्र होते हैं, थोड़ा सा पहले मोटिवेशनल हो जाए। देखिए कहते हैं जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं, जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं, और जो डरते हैं वो बस रह जाते हैं। माने कुछ कर नहीं पाते, वो डरते ही रह जाते हैं। जिनमें होती है हौसलों की उड़ान, वही आसमान को छू आते हैं। ठीक है? यानी कहने का अर्थ है कि अगर आप में एक हौसला हो किस चीज को करने की, तो आप ना आसमान को छू के चले आइएगा। क्या? और जब हौसला ही नहीं है, डरते रहेंगे तो सब दिन डरते रह जाइएगा। चलिए, तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है मूल रूप से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। पहले देखिए, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि भूमि एक संसाधन है। आपसे पूछा जाए कि भूमि एक संसाधन है कैसे, इसी चीज को क्लियर करेंगे। भारत में भूमि वितरण किस प्रकार से है, यानी भारत में जो धरती है ना उसका वितरण कहाँ का है, कैसा है, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। साथ में भूमि उपयोग के बदलता प्रारूप, यानी पहले भूमि का उपयोग कुछ और था और आज कुछ और है। जहां पर पहले वन थे आज वहां पर कृषि है, जहां पहले कृषि थी आज वहां पर मकान है, उद्योग है। तो ये सब क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं ना। इसी चीज को हम लोग यहाँ देखेंगे। भूमि क्षेत्र का ह्रास क्यों हो रहा है, यानी हमारी ये जो भूमि क्षेत्र हमने जो बताया अभी, उसके ह्रास होने के क्या कारण है, इसे कैसे रोक सकते हैं, इस ह्रास को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? ह्रास, ह्रास का मतलब कमी। जैसे अभी हमारे यहाँ कृषि योग्य जो भूमि है ना वो कमती जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है, बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, इस चीज को देखेंगे। ठीक है? साथ ही साथ मृदा निर्माण के कारण और मृदा की संरचना के बारे में हम लोग विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो हमारा पॉइंट क्या क्या रहेगा? पहला, भूमि एक संसाधन है। भारत में भूमि वितरण किस प्रकार से है, भूमि उपयोग का बदलता प्रारूप क्या है, भूमि क्षेत्र के ह्रास के क्या कारण है, इसको कैसे रोका जा सकता है, मृदा के निर्माण के तरीके क्या है और मृदा की संरचना क्या है। चलिए, ह्रास ही लिखिए, और कुछ? चलिए, ह्रास का मतलब होता है कमी। ठीक है? आप जो पढ़ रहे हैं उसका भी अर्थ, जैसे नॉट, नो, नोन, ये सब एक ही शब्द होते हैं, पढ़ने का अपना तरीका है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं।
चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है, भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसे? अब गौर करिए, अगर आपसे कोई पूछे कि मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जैसे हमारे जीवन के लिए जल जरूरी है, जीवन के लिए वायु जरूरी है, क्या मृदा उस तरह से हमारे जीवन के लिए जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल। कैसे? सबसे बड़ी विचार भाई, जीवन जीने के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है, और भोजन के उत्पादन के लिए मृदा जरूरी है। अब समझ गया ना? पहले तो हमारे घर की बात को छोड़ दीजिए, आवास की बात को। सबसे पहले समझिए कि हमारे जीवन जीने के जो महत्वपूर्ण चीज हैं, हवा और पानी के अलावे भोजन। अगर पोषण ना हो तो हम लोग जी पाएंगे? और ये पोषण की प्रक्रिया जो होती है वो अनाज कहाँ से आती है? मृदा से आती है। अगर मृदा ना रहे तो उत्पादन होगी ही नहीं, अर्थात मृदा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। साथ ही हम लोग जो घर बनाते हैं, नहीं, इसके लिए जो आवश्यक उपकरण है वो भी हम लोग कहाँ से लेते हैं? मृदा से लेते हैं। जैसे आप गौर करके देखिए, ये ईंट जो बनी हुई है ये भी कहाँ से आई होगी? ये सीमेंट बालू सब कहाँ से आई होगी? मृदा से आती है, नहीं आती है? तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हमारे घरेलू उपकरण जितने भी हैं सब कहाँ से आते हैं? यानी अधिकांश वस्तुएं हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? मृदा से प्राप्त करते हैं। अर्थात मृदा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कोई दिक्कत किसी को? अगर आपसे कोई पूछे मृदा संसाधन कैसे, समझा देंगे ना कि मृदा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि हमारी जो भोजन की आवश्यकताएं हैं, पेड़ पौधे सब हैं, फलते फूलते कहाँ है? मृदा में है। ये सुंदर सुंदर मकाने बनाने के लिए जो आवश्यक चीजें होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? या और अन्य सारे पदार्थ हमारे कहाँ से आते हैं? मृदा से आते हैं। अर्थात मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन। किसी को डाउट? चलिए अब आगे। अब देखिए, हमारे भारत में अगर वितरण की बात करेंगे तो पूरे अगर वर्ल्ड की बात कर लेते हैं तो 43% भूभाग पर मैदान है। जाके नीचे ही पढ़िए, हम बुलाएंगे तो आएंगे। 43% भूभाग पर क्या है? मैदान है। 30% भूभाग पर क्या है? पर्वत है। और पठार कितने पर हैं? अच्छा, अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वर्ल्ड के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है? मैदान का मतलब समतल भूमि। कितनी? 43। पर्वतीय भाग कितने हैं? और पठार कितने हैं? 27। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए, ये वर्ल्ड मैप है। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा होगा? आप थोड़ा सा गौर करके देखिएगा तो हमें समझ में आया कि हमारी पृथ्वी की स्थलाकृतियां है। ये स्थलाकृतियां का मतलब है कि जब आप जाएंगे ना तो कहीं पर आपको समतल मैदान मिलेगी, कहीं पर पहाड़ मिलेगा, कहीं पर पठार मिलेगा। पहाड़ और पठार दोनों अंतर है। पहाड़ में क्या होता है कि वो ऊंची ऊंची ऐसे ऐसे रहती है, ठीक है। अब पठार में रहता है वो ऊंचा रहता है लेकिन सामान्य जगह से, लेकिन ये ज्यादा ऊंचा नहीं होता है। इसकी मिट्टी कठोर होती है, ठीक है, लेकिन ये बड़ा नुकीला नुकीला रहता है पहाड़ जो होता है, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ गया ना? तो हमारे पृथ्वी की स्थलाकृतियां हैं, इनमें कितने? मैदान, पठार और पर्वत। एक और है मरुस्थल, जिसका यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है। उसकी संख्या बहुत, मतलब मात्रा जो है ना बहुत ही कम है। जैसे हमारे पूरे भारत में एक ही जगह थोड़ा सा मरुस्थल पाया जाता है, राजस्थान में, उसको कहते हैं थार मरुस्थल। दुनिया की सबसे बड़ी मरुस्थल है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दुनिया की सबसे बड़ी सहारा मरुस्थल है, ठीक है ना। दुनिया की सबसे बड़ी मरुस्थल सहारा मरुस्थल। जैसे पठार की बात करेंगे तो अपने यहाँ भी पठार पाया जाता है, जैसे छोटा नागपुर का पठार आप सुनते होंगे, नहीं, झारखंड है, ये सब क्या है? पठारी क्षेत्र है। जो मध्य भारत है, मिडिल भारत, वो पठारी क्षेत्र है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन है? उसको कहते हैं हम लोग पामीर का पठार। उसे संसार का छत भी कहते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछेगा संसार का छत किसे कहते हैं, तब पामीर के पठार को कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये तो समझ गए। अब देखिए, हमारे यहाँ एक आंकड़ा दिया गया है। एक सर्वे के अनुसार 137 करोड़ हेक्टेयर भूमि है जो कृषि योग्य है। भारत की बात करते हैं, जिनमें नहीं, सॉरी, ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, भारत की नहीं है। 137 करोड़ हेक्टेयर भूमि में हमारे यहाँ, माने पूरे वर्ल्ड में खेती होती है, ठीक है ना। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है तो वो अलग देखेंगे, लेकिन पूरे दुनिया मिला करके, यानी भारत, चीन, जापान, अमेरिका, जितने भी देश हैं तो सब मिलाकर के कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि में होती है? 137 करोड़ हेक्टेयर में क्या होती है? खेती होती है। जिनमें सब देशों के पास अलग अलग है। जैसे 16.6% किसके साथ है? रूस के पास। यानी 16.6% भूमि किसके पास है? 5 है। किसके पास? रूस। अमेरिका के पास कितना है भाई? तो 13%। तथा ये चीन, ये सॉरी, भारत के पास है ये इतना
किसके पास है? भारत के पास है 11.9 और 7.3 चीन के पास है। अब एक चीज गौर करके देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। दुनिया का हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने बंटवारा किया था, तो सबसे नंबर पर आया था रूस, नहीं आया था? रूस पहले बहुत ज्यादा था सोवियत संघ में, लेकिन बाद में सोवियत संघ के बाद वो 15 देशों में विभक्त हो गया है, जिनमें यूक्रेन, सोवियत रूस और कौन कौन से रूस और आते हैं। तो सारे देशों को छोड़ के अभी जो वर्तमान में रूस देश है वो भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। क्लियर? अब इन देशों की बात अगर करेंगे तो सबसे ज्यादा भूमि किसके पास है? अभी खेती करने वाला जमीन है, जमीन के बाद खेती करने वाली बात कर रहे हैं तो वह 16.5%, यानी 100 मान ली हेक्टेयर अगर टोटल जमीन है, उसमें 16 हेक्टेयर कौन ले रहा है? रूस ले रहा है। अब दुनिया में कितने देश हैं? 198 देश हैं, तो 16 हेक्टेयर कौन ले लिया? रूस। अब चलिए 13 ले लिया कौन? अमेरिका। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो लगभग कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब भारत के पास कितना है? 11.9 और 7.3 इसको ले लीजिए, तो दोनों मिला करके रख लीजिए 20, तो 30 और 20 कितना? 50, यानी 50%, आधा आधा रखिए। आधा में ही 4 गो देश है। जितनी जोत भूमि है ना, जोत भूमि जितनी है उसमें आधा में 4 देश और आधा में बाकी और देश। अब कितने देश उधर बच गए? 194 देश बच गए। तो आप समझ रहे हैं ना कि किसी देशों के पास जमीन बहुत ही ज्यादा है और किसी के पास बहुत ही कम है, यानी 50% में 4 गो देश अपना खेती कर रहा है, इसके पास ज्यादा जमीन उपजाऊ है। अब देखिए दुनिया के देशों में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चीन हमसे बड़ा है, भारत से बड़ा है, लेकिन उसके पास जोत भूमि क्या है? कम है। हमारे पास जोत भूमि क्या है? ज्यादा है। समझ में आई बातें? चलिए, ये तो वर्ल्ड मैप के हिसाब से हमने देखा कि हमारा किस तरह से हम लोग, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे कि भारत के जोत भूमि कितनी है, तो 11 वर्ल्ड में 16.5 किसके पास है? रूस के। अमेरिका के पास कितनी? ये सब ऑब्जेक्टिव की चीजें हैं, नोट कर लीजिएगा आप कॉपी में। अब देखिए, अब भारत की बात चलते हैं भारत में। तब भारत में 53.8% रोजगार देती है, यानी कि हमारे भारत में जितनी कृषि होती है ना, खेती बाड़ी होती है, उनमें 53.8% लोगों को खेती से रोजगार मिलता है। यानी भारत में जो लोग काम करते हैं उनमें सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग? जैसे देखिए, नौकरी की बात, सरकारी नौकरी की बात करिएगा ना, तो सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी होती है रेलवे विभाग में। ठीक है? सबसे ज्यादा रेल जो है क्या देती है? नौकरी देती है। तो उसी तरह से जो हम लोग रोजगार की बात अगर करेंगे तो 53.8% लोगों को रोजगार देती है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं? 53.8। पहले हमारे देश के यहाँ, देश में ना 90% लोग थे। धीरे 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 क्या हो गया? घटने लगा। लोग खेती में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि खेती में ज्यादा आमदनी नहीं होती है। तो अब लोग खेती छोड़ छोड़ के दूसरे दूसरे काम में जा रहे हैं, नंबर एक। दूसरा नंबर क्या होता है कि अब बहुत सारे उपकरण आ गए हैं, तो कृषि कार्य जो है ना उपकरण द्वारा कर लिया जाता है, तो बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होती है। तो कृषि में ना उसका प्रतिशत घटते चला गया। और सबसे मेन है कि कृषि करने वाले लोगों को ना लोग समझता है कि बुर्बक टाइप का आदमी है, मूर्खा आदमी है। नहीं, आमदनी उसमें बहुत ही कम है। उसका जीवन स्तर, जो कृषि कार्य करते हैं उसका जीवन स्तर कैसा होता है? न्यूनतम होता है। इसीलिए लोग खेती छोड़ करके अब दूसरे दूसरे काम में लगते जा रहे हैं। तो अभी भी लोग, इतना प्रतिशत लोग अभी हमारे देश में काम कर रहे हैं, यानी आधा से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर करते हैं। कोई दिक्कत? अब रोज हमारे देश में आमदनी कितनी मिलती है? तो 13.7%। अब ये क्या है समझिए। दुनिया के वर्ल्ड में जो हम सब पैसा कमाते हैं, जैसे कुछ लोग हमारे यहाँ से बाहर रहता है, सुनते होंगे कोई अमेरिका रह रहा है, कोई कनाडा रह रहा है, कहीं कहीं रह रहा है। तो वो जो विदेशी मुद्रा लाती है, नहीं लाती है, हमारे देश में वो पैसा आता है ना, तो जितना आमदनी आता है, कुछ हम लोग सामान यहाँ से भेजते हैं। जैसे हमारे यहाँ से चाय उत्पादन करके हम लोग यहाँ से विदेश भेजते हैं। हम लोग मसाला उत्पादन करके यहाँ से विदेश भेजते हैं। तो विदेश भेजेंगे तो व्यापार होता है ना, तो उसमें देश की आमदनी जो आती है, 100 रुपया अगर विदेशी मुद्रा आती है, तो उसमें कृषि से कितना आती है? 13.7। कृषि से योगदान कितना है? कोई दिक्कत? जैसे हम लोग यहाँ से लोहा उत्पादन करके भेजते हैं, तो कृषि में आएगा? नहीं आएगा।
जैसे हम लोग यहाँ से तांबा उत्पादन करके, तांबा तो नहीं भेजते हैं ऐसे हमारे पास क्योंकि कम है, अभ्रक है, मैग्नीज है, ये सब हम लोग यहाँ से भेजते हैं विदेश को, तो वो कृषि में आएगा? नहीं आएगा। कौन आएगा? जैसे चाय का उत्पादन वाला आएगा, जैसे हम लोग कपास भेजते हैं, कॉफी भेजते हैं, नहीं भेजते हैं, मसाले भेजते हैं, मक्का भेजते हैं, तो ये सब विदेश जो हम लोग भेजते हैं, तो ये क्या है? कृषि से आती है। तो इससे आमदनी कितना आती है हमारे देश को? कोई दिक्कत? तो ये ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। कृषि कार्य में लगे हुए प्रतिशत कितनी है? 53.8। कृषि से आय कितनी है देश को? ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपने भारत में चलिए कि हमारे भारत में भूमि संसाधन में किस तरह का वितरण है। तो हमारे देश में 32.87 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है। अभी पूरा कितना देखिए वर्ल्ड में? 137 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है पूरे वर्ल्ड में। तब भारत में कितना होती है? तब भारत में आती है 32.87 करोड़ हेक्टेयर। अब समझिए, हमारे पास 137 करोड़ टोटल जमीनें हैं, नहीं, जिसमें इंडिया को कितना दे दिए हम? 32 दे दिए, यानी 105 बच गया। इसमें से सबसे ज्यादा कौन ले लिया है? रूस ले लिया है। उसके बाद कौन ले लिया है? अमेरिका ले लिया। तब कौन ले लिया है? चीन ले लिया है। भारत तो हम काट देवे ना किए, तो चीन ले लिया। अब जो थोड़ा मोड़ा बच गया, यानी 50-50 बच गया होगा नहीं इसका, तो उसको और कोई देश ले लिया। समझ रहे हैं ना बात को? तो अब देखिए, 137 करोड़ हेक्टेयर भूमि में वर्ल्ड में हम लोग कितना ले लिए हैं? अब तो समझ गया ना कि आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर में भूमि खेती होती है? तब 32.87। इनमें 48.83 भूमि पर कृषि की जाती है, और जिसमें उद्योग आवास भी शामिल है, जो हम लोग के घर सब मिला करके कितने करोड़ हेक्टेयर में? 48। और ये जो देख रहे हैं इतना प्रतिशत में, इतना करोड़ हेक्टेयर है, ये प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब आधा से भी कम। अभी हम लोग खेती जो करते हैं, जितना हमारे पास जमीन है, यानी टोटल जमीन हमारे पास कितना है? 32.7 करोड़ हेक्टेयर है खेती योग्य वाली भूमि, जिसमें हम मात्र 48% में करते हैं, यानी 50% से कम। तो इसका 50% मतलब बहुत ही कम हम लोग खेती कर रहे हैं, यानी हमारी कृषि योग्य भूमि अभी भी है, लेकिन हम उस पर खेती नहीं कर रहे हैं। या तो वहां पर वन होगा, या वहां पर घर है, उद्योग है, सड़क है, चारागाह है, बागान है ना, ये सब लगा हुआ है। जैसे समझिए, ऐसे देहाती हिसाब में हमारी दीदी के पास ना 6 बीघा जमीन है, हमारे पास तो नहीं, हमारी दीदी के पास है, लेकिन वो 1 बीघा में ना वन लगाए हुए है। कहीं पर आम का पेड़ है, कहीं पर वो गाछी की छुल्ली है, कुछ कुछ केला उला का बागान लगाए हुए हैं। तो निबल बोई भूमि कितना है उसके पास? मात्र 5 बीघा में वो खेती करती है। जुताई जो करती है वो कितना करती है? 5। तो वो जो कृषि योग्य भूमि है उसका कितना है? 6 बीघा है, लेकिन वह बोती कितना है? 5 बीघा ना है। तो इसको कहते हैं हम लोग निबल बोई भूमि, जो जितना में हम लोग खेती कर रहे हैं। है हमारे पास 6, लेकिन करते कितना में है? तो उसी तरह से जैसे उसके पास, हमारे देश के पास कितनी जमीन है? 32.87 करोड़, जिसमें हम लोग खेती कितना में कर रहे हैं? 48% है। 48%, यानी कहने का अर्थ है कि आधा से भी कम में हम लोग अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं। ठीक है, चल इतना तक क्लियर हो गई। अब चलते हैं, 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसा है जो अभी खेती नहीं होती है। 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर अभी खेती नहीं होती है। समझिए कि बहुत बड़ी भूभाग जो है अभी हमारा बेकार है, जहां पर हम लोग खेती नहीं कर रहे हैं। कोई दिक्कत? खेती करने योग्य है इतनी भूमि, लेकिन अभी खेती वहां पर नहीं हो रही है। आगे चलते हैं, ये तो समझ गए। अब देखिए, हमारे यहाँ कृषि में कितना क्षेत्र है? भारत में कृषि में कितना क्षेत्र लगा हुआ है? 48.83। और अकृषि और बंजर भूमि कितनी है अभी हमारे यहाँ? 8%। वन कितने में है? 5-4। वन का प्रतिशत कितना हमारे यहाँ भी है? वन का प्रतिशत हमारे यहाँ बहुत कम है, जानते हैं? यानी कि एक सर्वे के अनुसार, वन अधिनियम के अनुसार हमारे देश में कितना होना चाहिए, या वर्ल्ड में कितना होना चाहिए वन? 33.33। 33.33% भूमि पर क्या होना चाहिए? वन। सपोज दैट, समझिए कि अगर हमारे पास 100 बीघा जमीन है, तो कम से कम 33 बीघा में, 100 बीघा जमीन है ना, तो 33 बीघा में क्या होना चाहिए? वन होनी चाहिए। तब पर्यावरण संतुलन में रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन आबादी बढ़ने लगी, शहर बाजार बनने लगा, तो सब धीरे धीरे पेड़ को क्या कर दिए हम लोग? काट लिए हैं। तो अभी वो वन बच कितना गया है? लेकिन दुर्भाग्य की बात, बिहार में बहुत ही कम है, मात्र 7% है, तो 17 कहाँ है? ठीक है ना, बिहार में वन का प्रतिशत बहुत ही
कम है, मात्र 7%। ऐसे देखेंगे आगे मिलेगा वो, लेकिन देखिए ये बहुत ही हमारे यहाँ कम है बिहार में। अन्य राज्यों में कुछ ज्यादा भी है, लेकिन अपने यहाँ बहुत कम है। और अकृषि बंजर भूमि कितना है? यानी एक उम्मीद है, आशा है कि हमारी आबादी बढ़ेगी तो ई भूमि को तो हम लोग खेती में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं? समझ में आई बात है? चलिए, और चारागाह कितना पर है? तो याद रखिएगा, ये सब परसेंटेज आपके ऑब्जेक्टिव के लिए है, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए। अब देखिए, अब ये तो हम लोग पढ़े कि दुनिया में, पहले पढ़े टोटल दुनिया में कितनी भूमि है? 137 करोड़, जिसमें 16.5% कौन ले लिया? रूस। 13% अमेरिका। 11.6% भारत। और नहीं, आप वहीं पढ़िए। और 7 दशमलव कुछ प्रतिशत आ गया चीन के पास। अब भारत में आइए, भारत में कुल कितनी जमीन हमारे पास? चलिए, उनमें से सब राज्य को क्या एक जैसा है? नहीं, सब राज्य को भी एक जैसा नहीं है, किसी को ज्यादा है और किसी को कम है। जैसे देखिए 190 लाख हेक्टेयर, वहां तो करोड़ हेक्टेयर में न था, यहाँ पर कितना है? 190 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य किसके पास मिलती है? तो याद रखेंगे, मतलब टोटल जमीन है खेती में जो 42.4% है, किसको? तो शायद उत्तराखंड को होगा, नहीं महाराष्ट्र को कम है। इसका राज्य का नाम हमने नोट किया, देखे थे किताब? छत्तीसगढ़ को है, सॉरी, ये किसको है? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ राज्य 190 लाख हेक्टेयर भूमि में खेती करती है, जो टोटल जमीन का कितना है? 42%। आप समझ रहे हैं ना? 42.4% वो ले लेती है। अब महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है, 183 लाख हेक्टेयर भूमि में वो खेती करती है, जो कितना है? 59.65। यानी कि महाराष्ट्र, देखिए गौर करिएगा, 183 लाख हेक्टेयर भूमि में वो खेती करती है, लेकिन फिर भी परसेंटेज के हिसाब से चलेंगे तो उसको ज्यादा है। और छत्तीसगढ़ 190 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती करती है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से चलेंगे तो वो क्या है? कम है। यानी कहने का अर्थ है कि उसके राज्य में, यानी छत्तीसगढ़ में जितने जमीन है, खेती करने वाला जमीन कम है, अब पहाड़ी पठारी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब महाराष्ट्र को पहाड़ पठार कम होगा, खेती करने वाला ज्यादा होगा, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो। उसी तरह से बिहार को देखिएगा तो बिहार में पहाड़ पठार कम है, खेती करने योग्य वाली भूमि ज्यादा है, यानी समतल मैदान यहाँ ज्यादा है। क्लियर है? तो इस तरह से सब राज्य को एक जैसा भी भूमि खेती करने योग्य नहीं है। इतना क्लियर हो गया? सब समझ गए? कुल मिलाकर के हम लोग क्या पढ़े? सो अभी तक पहले पढ़े हम लोग वर्ल्ड का, कि वर्ल्ड में कितनी खेती करने योग्य है, फिर टोटल भारत में देखे, अब भारत से आ गए फिर राज्य में कुल कितना कितना क्या है। सब राज्य का अलग अलग नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो इंपोर्टेंस है वही पढ़ना है। सबसे ज्यादा किसको मिला है? छत्तीसगढ़ को। तब किसको मिला है? महाराष्ट्र को। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तो आपसे पूछेगा नंबर 1 वाला केवल, ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं। अब एक चीज और गौर करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पंजाब और हरियाणा की बात करेंगे तो पंजाब 42% भूमि पर, 42 लाख हेक्टेयर पर, जबकि हरियाणा 37 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती करती है। अब देखिए उधर वो कितना पर किया? 1,90,000 नहीं किया, और दूसरा 1,83,000 हेक्टेयर भूमि पर, लेकिन तभी उत्पादन की दृष्टि से वह बहुत कम है। पंजाब हरियाणा के पास जमीन बहुत कम है, राज्य छोटा है, पंजाब हरियाणा राज्य छोटा है ना, वो मात्र उसके पास खेती योग्य भूमि कितनी है? 42 लाख हेक्टेयर। और हरियाणा के पास कितनी? 37 लाख हेक्टेयर। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो उतने कम जमीन में सबसे ज्यादा उत्पादन करती है। माने उसके पास अच्छी तकनीक है, व्यवस्था है, नहीं सिंचाई की अच्छी सुविधाएं हैं। अब अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है, जैसे अपने बिहार में ही खेती जमीन ज्यादा है, लेकिन हम उसकी मुकाबला नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जमीन की व्यवस्था, तकनीक अच्छा नहीं है। अब वो लोग क्या है, देख पंजाब में एक जमीन है, तो एक व्यक्ति के पास जितनी जमीन है ना, सब एक जगह है। हमारे पास अगर 20 बीघा जमीन है तो सब एक के जगह है, दो जगह नहीं है। अब पूरा जमीन के चारों तरफ से बाउंड्री क्या हुआ? बाउंड्री का मतलब वो घेरा है खेती बाड़ी में। रुको हम उसको चलिए आइए मेरे भाई समझते हैं। अब अपने यहाँ देखिए, वहां पर क्या है पंजाब हरियाणा में, कि जमीन एक जगह है। देखते हैं लोग पूछते हैं, वो क्या करता है, सिंचाई करनी होती है ना,
तब पंपिंग सेट चला देता है, 2 रात छोड़ देता है, रात दिन अपना चलते रह गया वो खेत में, एक जमीन में अपना है, और उस हिसाब से वो उसकी ढलान बनाए हुए है, और जहाँ जरूरत है पानी जितना उसके हिसाब से, और वो अपना छोड़ दिया। 2 दिन के बाद वो गया आराम से घूम घाम के गया, तो देखा पूरा खेत सिंचाई हो गया है। अब अपने यहाँ की इतनी इतनी है, उठा के पाइप को उधर करो, उठा के इधर करो, 2 दिन छोड़ दिया लगातार, अपना चलते रह गया, पूरा खेत सिंचाई हो गई। तो व्यवस्था उसके पास अच्छी है। चलिए, तो जो भी है उसके पास तकनीक अच्छा है, व्यवस्था अच्छा है, जिसके कारण वहां पर अच्छी खेती बाड़ी होती है। खेती के लिए जल भी चाहिए। अब देखिए हमारे यहाँ खेती खास करके मानसूनी हमारे यहाँ वर्षा होती है, तब मानसूनी वर्षा होती है तो खेती अच्छी बारी होती है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ना मानसून कभी ज्यादा हो जाती है, तब मानसून विस्फोट हो जाता है। विस्फोट होने के कारण कभी बाढ़ की स्थिति आ जाती है, नहीं आ जाती है, अन्य मौसम में बाढ़ नहीं आता है, अभी मानसून के समय में बाढ़ आता है। अभी देखिए मोबाइल खोलिएगा तो कहीं कहीं का दिखाते रहता है कि वहां बांध टूट गया, फलना चिल्ला। ऐसे बारिश तो कम होती है, लेकिन ज्यादा करके कभी कभी होता है ऐसा। तो इस टाइम में बारिश होने पर क्या होता है कि नदी स्रोत में जल बढ़ जाता है, तो हो जाती है। लेकिन कुछ राज्य इसने क्या किया है कि इन्हीं जल स्रोत के वर्षा के पानी को क्या किया, वो डैम में इकट्ठा कर लिया, बांध में, और उसी से सिंचाई करके अपना खेती बाड़ी कर रही है। पंजाब इसमें सबसे आगे है, वो जितना बारिश होता है ना सबको क्या करता है, वो डैम में इकट्ठा कर लेता है, और उस पानी को बाद में सिंचाई के लिए उपयोग करता है। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट अपने यहाँ बगल में एक नदी है, जमुआरी नदी, इसमें पानी नहीं है ना, तब पानी नहीं होने के कारण खेती बाड़ी अच्छी नहीं होती है। बरसात का पानी हम लोग इस तरह से अगर रखते हैं कि इसका सारा पानी जो वर्षा वाला है वो कहाँ इकट्ठा हो जाए, नदी में इकट्ठा हो जाए, तो नदी में जल बना रहेगा। तो अभी बना हुआ है बरसात के टाइम में, खेत में ही बना हुआ है, लेकिन नदी स्रोत में पानी बना रहेगा तो बाद में इस मिट्टी में नमी बनी रहेगी, तो खेती बाड़ी यहाँ क्या होगी, अच्छी होगी। नदी में पानी रहेगा तो मिट्टी खुद ब खुद क्या करते रहती है, उसको खींचते रहती है, तो मिट्टी में नमी बनी रहेगी तो खेती अपने आप अच्छा होगा, नहीं होगा। तो ये सब में आगे पंजाब है। पंजाब क्या क्या बड़ा बड़ा डैम बना लिया और उसमें पानी को इकट्ठा कर लिया, उसका वर्षा का पानी का उपयोग कर रहा है अपना, नहीं। तो कहने का अर्थ है कि उसके पास अच्छी व्यवस्था होने के कारण वो खेती बाड़ी अच्छा कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात है मिट्टी का उपजाऊ होना भी जरूरी है। अब कहीं कहीं का मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है, जैसे अपने बिहार की बात, अपनी बिहार की मिट्टी ना बहुत उपजाऊ है, कुछ फेंक दीजिए उग जाता है, नहीं। कहीं कहीं की मिट्टी उपजाऊ नहीं, झारखंड जाइए तो झारखंड में आपको कुछ नहीं मिलेगा, खेती बाड़ी साफे बेकार है मिट्टी वहां पर, मैंने बलुई बलुई पथरीली पथरीली मिट्टी है, वहां पर झरमुटू जंगल झाड़ ज्यादा उगता है, खेती बाड़ी बहुत ही कम होती है। तो कहने का अर्थ है कि मिट्टी का उपजाऊ होना भी जरूरी है। तो कृषि के लिए 2 चीज, एक तो जल चाहिए और एक मिट्टी का उपजाऊ होना जरूरी है। आगे बढ़िए, चलिए अब हमें पढ़ना क्या है समझते हैं। अब देखिए भूमि उपयोग माने हम लोग किस क्षेत्र में कितना भूमि उपयोग लगाए हुए हैं। जैसे आपसे पूछा जाए भाई ये वन क्षेत्र किसको कहते हैं, अगर आपसे पूछे कि वन क्षेत्र क्या है, तो अलग अलग भागों में अलग अलग हम लगाए हुए हैं। तब वन जहां पर हम लोग अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगाते हैं, गाछू गछली लगाते हैं, तो उसको वन कहते हैं। अच्छा बताइए हम लोग वन क्षेत्र में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, हम लोग वन्य क्षेत्र में है, हम लोग शहरी नहीं है, हम लोग क्या है, वन क्षेत्र में है। एक होता है जहाँ सघन वन है, लेकिन आप देखिए ना अगर मतलब अपने यहाँ का अगर भारत का सॉरी अपने गंगसारा का ऊपर से हवाई जहाज से अगर खींचा जाए फोटो पिक्चर, तो उसमें आपको खाली क्या नजर आएगा, आपको खाली पेड़े नजर आएगा, उसमें बीच में 2-4 गो घर नजर आएगा, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग भी एक वन क्षेत्र में ही है, क्लियर। लेकिन वन कम है और घर हो गया ज्यादा, लेकिन अभी भी देखिएगा तो आपको लगेगा वन ही ज्यादा है नक्शा पर। चलिए आइए, तब वन क्षेत्र समझ गए कि जहां पर पेड़ पौधे हैं, तो इस सबको भी वन क्षेत्र में रख दिया गया है, लेकिन कम कम। आगे दूसरा है निबल बोई भूमि। निबल का मतलब होता है जिन पर हम लोग खेती भी कर रहे हैं वर्तमान में। जैसे अभी हमने बताया कि हमारे पास अगर 5 बीघा जमीन है और 2 बीघा में हम मान लीजिए बाग बगीचा लगा लिए, तो कृषि योग्य भूमि वो भी है हमारा। लेकिन हम सोचे कि खेती बाड़ी से फायदा क्या है, नींबू का फसल करने में है, नहीं अनार का फसल करने में है, अमरूद का है, केला का है, बगान, तब बगान लगा दिए। तो लेकिन अब हमारे पास 3 बीघा ही बच गया खेती करने के लिए, जहां पर चावल गेहूं मक्का खेती करते हैं। तो निबल बोई का मतलब जितना पर हम लोग खेती कर रहे हैं वर्तमान में, वही पूछ रहा है। निबल भूमि जिस भूमि पर साल भर में एक या अधिक फसलें उगाई जाती हो, उसका मूल्यांकन के समय उसमें फसल लगी हो, इसे संकुल क्षेत्र कहते हैं। माने फसल लगल रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, निबल, निबल बोई भूमि, ठीक है। चलिए तो निबल समझ में आ गया ना कि जिस पर हम लोग खेती करते हैं। अब देखिए एक होता है परती भूमि, तब परती का मतलब हम लोग खेती नहीं करते हैं। अब इसमें 2 प्रकार के, एक वर्तमान परती और एक पुरातन परती।
वर्तमान का मतलब हुआ 1 साल से अभी खेती नहीं की है। खेती कर रहे थे लेकिन 1 साल से हम खेती नहीं की है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जमीन है 1 बीघा, आज दोनों भाई के बंटवारा को लेकर के झंझट हो गया, तो अब ना वो खेती करेंगे ना हम, उस पर लग गया है 144 की धारा ना। तो सरकार कह दिया कि जब तक केस का फैसला नहीं होगा तब तक खेती बाड़ी नहीं होगी ना। तो अब नहीं होगी तो जमीन पड़ा हुआ है, 1 साल से हम लोग खेती नहीं कर रहे हैं, तो वो किस में जाएगा? प्रतिभूमि में। समझ में आई बातें? चलिए, तो समझ गए प्रतिभूमि। और एक है पुरातन प्रति। कुछ ऐसी जगह है जहां पर बिल्कुल खेती कई सालों से नहीं हो रही है, लगभग 5 साल से उसमें कोई खेती हमने किया ही नहीं, तो ऐसी भूमि क्या कहलाएगी? पुरातन प्रति। जैसे हम लोग बचपन में जब खेलते थे ना, तो बगल में वो एगो धार कहलाती थी, चन्नी माई का धार, तो उसमें ना अभी अभी देख रहे हैं कि वो सब मैदान खत्म हो गया। बहुत बड़ा फील्ड था, बहुत बड़ा फील्ड था, खेती योग्य था, नदी का द्रोणी था, बीच पेटी, चारों तरफ से ना वो होता है ना अपने यहाँ जिसे घर बनाते हैं, इकरी कहते हैं उसको लोग, इकरी लगा हुआ था, और बीच में बहुत बड़ा मैदान था, खाली जगह था, उसमें घास उस जंगल झाड़ उड़ता था, लोग पशु उसमें चराते थे, हम लोग बच्चा में खेलने के लिए उसमें बना लेते थे फील्ड, और उसमें खेलते थे। अब वो जगह खेती वाला है, अभी खेत जोत जात के खेत बन गया, एकदम फसल उग रहा है अच्छा खासा, लेकिन उस समय क्या था? वो पड़ती था, कई सालों से पड़ती था, उस पर कोई खेती बाड़ी नहीं होती थी। अब किसका जमीन था वो हम नहीं जानते थे उस समय में, लेकिन हम लोग खेलते थे, याद है। अभी बहुत सारा वो जमीन धीरे धीरे क्या हो गया, अब खेती करने योग्य हो गई है। तो इसको कहते हैं हम लोग पुरातन प्रति, जिस पर 5 साल से हम कोई खेती नहीं किया। तो प्रति में 2 प्रकार के, कौन कौन? वर्तमान और पुरातन। अब चलिए, प्रतिभूमि के अतिरिक्त और बारे भूमि है जहां पर हम लोग खेतीबाड़ी नहीं करते हैं, जैसे कोई चारागाह है जहां पर हम लोग मवेशी चराने के लिए चारागाह बनी होती है, या बाग है। अब तो चारागाह लगभग खत्म होते चला गया है, क्योंकि अब क्या है ना, लोग मवेशी को चराने के लिए बहुत कम जाते हैं, कहीं कहीं अभी भी है। अभी देखे ना पीछे एक मैप के अनुसार 2.8% भूमि में अभी भी चारागाह है। नहीं, अपने यहाँ नहीं है, लेकिन बहुत जगह अभी भी लोग चराते हैं। जैसे आप दरभंगा चले जाइए, दरभंगा ज्यादा दूर नहीं है दरभंगा, तो वहां पर जाइएगा तो अभी भी बहुत सारे भैंस को लेकर लोग चराने के लिए जाते हैं। पहले अपने गांव में भी होता था, ठीक है ना, दो सुबह में 9 बजे 10 बजे बहुत सारे लोग भैंस को लेकर के ना, और शाम को वो लोग लौटते थे लेकर के, है ना। तो अभी भी आप दरभंगा में जाइएगा तो वहां पर भी मवेशी चराने के लिए जगह बनी हुई है, तो वो क्या है? चारागाह है। जैसे कोई बाग बगीचा है, नहीं, इसी तरह से कोई चाय का बागान है, वो सब कृषि योग्य भूमि है, लेकिन वो प्रति भूमि के अतिरिक्त अलग भूमि है, माने खेती बाड़ी भी नहीं करते हैं और उसमें प्रति भी नहीं है, तो क्या है उसमें? बगीचा है। इसके अलावा भवन है, कारखाना है, सड़क, रेल लाइनें, नहर, ये सब जो अकृष्ट भूमि है, ये सब क्या है? अकृष्ट। इसका मतलब है कि इन जगहों में ना खेती किया जा सकता है। अकृष्ट भूमि समझिए, कृषि योग्य भूमि है, इसमें हम लोग खेती कर सकते हैं। अब कहेगा सर जी, तो भवन को कहाँ उठा के रख देंगे, ऊपर कर देंगे कि है? इसका तरीका है। अब कहेगा कैसे? तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ना 10 कट्ठा का एगो टुकड़ा है, हम धनी मनी पर आदमी है, तो हम ना क्या किए, पूरा में बाउंड्री वाल कर दिए, पहले 10 कट्ठा में ना कर दिए, आप पूरा लंबा चौड़ा घर बना है 1 मंजिला, नहीं, रहने वाले हैं 3 आदमी, लेकिन बना लिए हैं कितना में? 10 कट्ठा में घेर घार के एकदम पूरा थी, वो क्या कहते हैं, फाइबर ब्लॉक नीचा में लगा दिए हैं, जो गाड़ी उड़ी जाएगा मिट्टी उट्टी नहीं लगेगा। नहीं होता है ना, बहुत आदमी को देखिएगा ऐसा करता है, मैंने शौक से घर को सुंदर सा बनाए हुए हैं। तो ये जो अगर हम ना करके एक छोटा सा 1 कट्ठा के जमीन में 10 धुर में 4 मंजिला बना लेंगे, तो उतनी जमीन बचेगी कि नहीं बचेगी? तो बहुमंजिला बनाने से जमीन क्या होगा? बचेगा, तो कृषि योग्य में जाएगी ना। तो ये सब तरीका है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग जमीन को बचाएंगे। फिलहाल समझिए कि हमारी जो भवन है, जो हमारी कारखाना है, जो हमारी सड़कें हैं, जो हमारी रेल लाइनें हैं, ये सब किस में आती है? अकृष्ट भूमि में। कोई दिक्कत? तब भूमि का उपयोग देख लीजिए ना कहाँ कहाँ। पहला है हमारी किसमें? वन क्षेत्र है। दूसरा कौन है? निबल बोई भूमि। तब है परती, तब है अन्य परती, इसके बाद आ गया अकृष्ट भूमि। कोई दिक्कत? इतना समझ गए? अब आगे चलिए। भूमि उपयोग के और सारे तरीके हैं। अब जैसे देखिए, एक प्राकृतिक कारण है और एक मानवीय कारक है। ये हमारी भूमि को ना प्रभावित करती है। प्राकृतिक कारक यानी उच्चावच हो, जलवायु हो, मिट्टी की उर्वरता है, इसके कारण हमारी मिट्टी के ना मतलब उपयोग में निर्भर करता है। ठीक है, जैसे देखिए, कहीं की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है तो वहां अच्छी खेती बाड़ी होती है, नहीं, कहीं की जलवायु अगर अच्छी है, माने सम है, अब खूबे गर्मी पड़ेगा तो क्या होगा खेती बाड़ी?
जैसे चले जाइए आप राजस्थान, अब गर्मी वहाँ ज्यादा है तो खेती बाड़ी वहाँ तो होती नहीं है। तो ये कृषि भूमि या अन्य प्रकार के भूमि में लोग उपयोग निर्भर किस पर करते हैं? तो प्राकृतिक कारण पर। उच्चावच का मतलब हुआ, जैसे पूछी उच्चावच क्या है, तब भूमि की संरचना। तो लोग पहाड़ में ज्यादा रहते हैं, पठार में रहते हैं, या मैदानी क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं? तब मैदानी क्षेत्र में खेती भी ज्यादा और ज्यादा निवास भी करते हैं, नहीं करते हैं? तो ये निर्भर करती है किस पर? वहाँ की संरचना, मिट्टी की संरचना पर, मिट्टी की जलवायु पर। मिट्टी, अब अपने बिहार की जलवायु सम है, न ज्यादा गर्मी है और न ज्यादा ठंड है। अब देखिए कोई बच्चे कह रहे होंगे, मन में सोच रहे होंगे इतना गर्मी है सर जी, कहते हैं कि बहुत। अरे भाई इससे भी ज्यादा गर्मी है और इससे भी ज्यादा ठंड है। चले ये कनाडा में जाइए, देखिए ना वहां पर ना इतना ठंड है कि माइनस में तापमान रहता है, माइनस में। पूरा आ करिएगा कि मुंह में पानी जम जाएगा जी। तो वहां पर लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? लेकिन जनसंख्या वहां बहुत ही कम है। और राजस्थान चले जाइए, जैकोबाबाद चले जाइए, है ना, चिलचिलाती गर्मी है, अभी 50 डिग्री तापमान होगा। अपने यहाँ तक 40 है और वहाँ 50, और गर्मी में तो 55 और सब पहुंच जाता होगा, 60 पहुंच जाता होगा। वो कैसे रहता होगा सोचिए वहां के लोग। मिला जुला करके अपने बिहार की जलवायु एक सम में आ गिनी जाती है, न ज्यादा गर्मी है और न ज्यादा ठंड। में भी ठंड लगता है लेकिन क्या करेगा। अरे इससे बढ़िया है बंगाल में, वहां पर बहुत ही ठंडा कम है, बहुत ही गर्मी कम है, लेकिन बिहार भी एक सम है। तो यहाँ जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। लेकिन जहां पर पहाड़ पठार है, जहाँ की जलवायु अच्छी नहीं है, गर्मी ज्यादा ठंडा ज्यादा, या जहाँ की मिट्टी उर्वर नहीं है, वहां पर लोग ज्यादा निवास नहीं करते हैं, खेती बाड़ी वहां ज्यादा नहीं होती है। और जहां पर सब कुछ अच्छा है, वहां सब कुछ उपयोग अच्छा है। तो मिट्टी का उपयोग किस चीज पर निर्भर किया? तो उसके उच्चावच पर, जलवायु पर, उर्वरता पर, नहीं। एक नंबर। दूसरा नंबर है मानवीय कारक। अब जहां आबादी ज्यादा है वहां मिट्टी का उपयोग ज्यादा है ना। जैसे देखिए हम ना एगो खालिशपुर में जमीन खरीद रहे थे, तो वहां पर ना जमीन की, सुनिएगा थोड़ा सा, वहां पर ना जमीन का रेट हमको पता चला कि बड़ा सस्ता है, सड़क के किनारे वाला रोड सस्ता है। हम लोगों के दीदी के यहाँ ना जमीन सड़क के किनारे वाला भी ना सस्ता मिलेगा, लेकिन अपने गंगसारा में ढूंढिएगा ना तो बड़ा महंगा मिलता है। बोलिए इसका मेन कारण क्या जानते हैं? आबादी। अपने यहाँ आबादी इतनी ना ज्यादा है कि अब जगह रह नहीं गई है। अब कम जगह है, ज्यादा आदमी है, तो लोग सोचता है कि जो ही मिल रहा है से जल्दी से निकले लेते हैं, नहीं। तब महंगाई थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कंपटीशन के फेर में। हम लोगों के दीदी के यहाँ एगो घर यहाँ मिलेगा, एगो मिलेगा फिर 10 लगा बाद, पूरा जमीन खाली है सब जगह, ज्यादा जंगले उंगले मिलेगा आपको, उसका इलाका वैसा है। तो वहां पर आबादी कम है, तो अभी भी आपको 2 लाख 3 लाख में सड़क के किनारे वाला जमीन मिलेगा, ठीक है ना। अरे यहाँ 5 लाख 10 लाख में नहीं मिलेगा रोड में, 4 लाइन में 15 लाख का मिलता है, 12 लाख का। ऐसे ऐसे हम लोग लिए हैं, हम तो ऑफर में फब गया हमको, 8.5 लाख में हो गया हमको। लेकिन ऐसे नहीं, नहीं देखिए उसमें हुआ था थोड़ा सा, बताएंगे सब, आइए किताब की ओर। तो जहां पर आबादी ज्यादा होगी उस जमीन ना ज्यादा महंगी होती है। तकनीकी क्षमता की स्थिति, यानी पर जहां पर तकनीक अच्छा होगा, माने ज्ञान विज्ञान अच्छा, तो वहां पर भी जमीन का ज्यादा मतलब प्रभावित करती है। आर्थिक स्थिति, बाजार इत्यादि भी हमारी भूमि को क्या करती है, प्रभावित करती है ना। अब जहां बाजार ज्यादा होगा वहां पर भूमि का उपयोग क्या होगा, ज्यादा होता है, वो तो और महंगा होता है। समस्तीपुर बाजार में जाइए ना, खरीदने करोड़ों के कट्ठा मिलेगा, करोड़ के हिसाब से कट्ठा, लाख हार की बात नहीं, करोड़। 37 लाख 38 लाख 40 लाख में 10 दूर 5 दूर लोग खरीदता है जमीन। और रोड वाला लीजिएगा तो सीधे कहेगा करोड़ में लगेगा, एगो दुकान लीजिएगा 1 करोड़। और लोग खरीदता है, पैसे वाले की कमी नहीं है दुनिया में। चलिए आइए किताब की ओर। तो समझ गया ना कि भूमि का उपयोग किन किन, तो एक प्राकृतिक कारक और एक मानवीय कारक। अब चलिए भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप। देखिए भारत में भूमि वितरण के बारे में बताया जा चुका है, किस क्षेत्र में कितना योग्य हम लोग भूमि करते हैं। हम लोग पहले ही देख लिए कि हम लोग किस क्षेत्र में कितना भूमि को उपयोग किए हैं। जैसे 43% में हम लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। अकृष्ट भूमि कितनी है, जहां पर हम लोग खेती बाड़ी अभी नहीं करते हैं, बंजर भूमि है, तो 24 दशमलव कुछ है।
वन कितने में है? तो 23.54 में है। नहीं, चारागाह कितना है? तो 2.8% में है। नहीं है, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसके अलावे वन क्षेत्र की बात भी की जाए तो हम लोग देखेंगे तो हमारे यहाँ वन जो है किसी राज्य में ज्यादा है और किसी राज्य में कम है। वन को भी इसमें रख दिया गया है, ठीक है ना, भूमि प्रारूप में। अब आगे बढ़िए। भारत सरकार के वन नीति के अनुसार कम से कम 33% भूभाग में क्या चाहिए? हमें वन चाहिए। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बड़ा भी आए, कितने प्रतिशत में? किसके लिए? पर्यावरण संतुलन के लिए। भारत सरकार वन अधिनियम के अनुसार हमारे देश में पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत में वन चाहिए? वन। हमारे यहाँ है कितना में? 23, यानी 10% अभी भी हम लोग क्या है? कम है, नहीं है। अब आशा है कि बढ़ेगा कि कमेगा, ये तो हम नहीं जानते हैं। अच्छा, बढ़ सकता है कि नहीं? कैसे? देखिए, एक बच्चे कह रहे हैं कि आशा है कि बढ़ सकता है, कैसे बढ़ेगा? देखिए, ऐसा है कि हम लोग थोड़ा सा वन में वृद्धि हुई है थोड़ा फिलहाल के लिए, क्योंकि सड़क के किनारे ना हम लोग धीरे धीरे वन लगाए हैं बहुत जगह, नहीं तो उसको भी तो वन क्षेत्र में गिना जाएगा। बहुत जगह वन हुआ है। अपने यहाँ तो मान लीजिए जगह कम है इसलिए नहीं हो रहा है। अभी भी अपना नयका NH बना है, उसमें देखिएगा बहुत जगह लगाया है पेड़ पौधा। उधर दलसिंह सराय जाइएगा तो देखिए किनारे किनारे लगाया है ना। और समस्तीपुर से पूसा की ओर जाइएगा, पूसा की ओर, तो दोनों तरफ 5-5 पेड़ है, 5 पेड़ लाइन से। जैसे मान लीजिए ये रोड गई है, रोड गई है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर जमीन ज्यादा है, सड़क मतलब सरकारी जो भूमि है ना रोड की, वो ज्यादा है। रोड कम चौड़ा है, अभी रोड कम चौड़ा है, जमीन सरकारी ज्यादा है, तो इधर भी इसी तरह से पेड़ लगा दिया गया है ऐसे करके, ठीक है ना। लगेगा कि पूरा लगेगा, जाइएगा ना जब वहां पर यात्रा करिएगा ना, कुछ दूर हम गए थे एक बार, जरूरत पड़ा था तो गए थे, बहुत सुंदर जगह लगा, बहुत अच्छा लगा। अरे उतना दूर तो भाई नहीं गए होंगे कभी, विद्यापति कभी जाइए ना, दया दयाल चौक से तनका आगे बढ़िएगा, दयाल चौक से आगे, तो उस बनघारा और दयाल चौक के बीच में नहीं देखे हैं, दोनों तरफ से शीशबन्नी बहुत ज्यादा है, वो सरकारी भूमि है और उस पर पेड़ लगाया गया है, नहीं लगाया गया है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे वन क्षेत्र को क्या कर रहा है? बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि हमें कितना पुराना है? 33 कम से कम पुराना है। कोशिश कर रहे हैं, होना ना होना अलग बात, कम से कम 33 ना पूरेंगे तो 30 पर तो रहेंगे, 28 पर तो रहेंगे, लेकिन 23 से तो ज्यादा बढ़ना है ना। ये वन क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब आगे चलिए। भूमि उपयोग के बदलता प्रारूप। अब देखिए, भूमि उपयोग का ना मतलब प्रारूप बदल रहा है। अब कहिएगा सर कैसे? तो देखिए, गौर करिएगा कि जो खेती योग्य भूमि थी, जहां हम लोग पहले खेती करते थे, अब वहां पर क्या लग गया है? आवास हो गया, उद्योग लग गया, सड़क हो गई, क्या? अब देखिए, अपना एगो NH गुजरा है अपने गांव से, पहले उस जगह पर क्या होती थी? अब हमको हमरे ख्याल से मान लीजिए एक रोड ऐसे गंगसारा से निकली है ऐसे, इसकी चौड़ाई कम से कम 20 फीट होगी, सड़क की चौड़ाई दोनों जमीन लेकर के, ज्यादा ही होगा, 30 फीट से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन एगो 20 फीट एवरेज रखिए। तब 20 फीट जमीन यहाँ से वहां तक गंगसारा का पूरा राउंड लेके चला है, तो इतनी जमीन जो खेती होती थी सब क्या हो गया? सड़क में चला गया। तो कृषि योग्य भूमि क्या हो गई? तो उसका स्वरूप बदल गया, नहीं बदल गया? अच्छा चलिए, तो एक तो चीज ही समझ गए। अब दूसरा समझिए। जैसे मान लीजिए हमारा ये जमीन जमीन है, पहले हम लोग घर इधर ही बनाए हुए थे थोड़ा सा कम में, नहीं, अब पीछे जो हमारा था ना, वो हम लोग खेती बाड़ी करते थे, वो सब्जी बैगन उगार उगाते थे, कुछ पौधे भी थे, अमरूद का था, पपीता था, केला था, और कौन कौन चीज, अनार उनार, कटहल नींबू सबका हम लोग पौधा लगाए हुए थे पीछे। नहीं होता है घर के पीछे लोग लगाए हुए, इसको बारी कहते थे हम लोग उसमें। अब क्या हुआ कि जब हम लोगों का घर टूटा, घर की जरूरत ज्यादा हुई, आदमी जब बढ़ा, तो हम लोग दोनों भाई क्या किए, एकदम पूरा पूरे राउंड में घर बना लिए, पूरा घेर करके। वो सब फसल क्या हो गया? खत्म, पेड़ पौधे खत्म। कम से कम मान लीजिए 1 कट्ठा ही, क्योंकि टोटल जमीन 2.5 कट्ठा है, तो 1 1.5 कट्ठा हम पहले बनाए होंगे, 1 कट्ठा उधर रहा होगा। अब वही 1 कट्ठा क्या हो गया? तो जो कृषि योग्य भूमि थी उसमें क्या बन गया? अब तो कृषि योग्य भूमि जैसे हमारे पास कमा है, वैसे तो और सारे लोगों को कमा होगा ना। जैसे तुम्हारा घर पहले उधर में था, है कि नहीं, इधर खेती होती थी, और वहां से पापा उठा के इधर ले आए हैं, तो उतना जमीन क्या हो गया? अब कृषि योग्य वाला भूमि, जहाँ खेती होती थी, अब क्या हो गया? वहां कृषि योग्य भूमि क्या हो गई? कम हो गई। ये स्वरूप बदल रहे हैं। अब देखिए, हम लोग स्कूल के पीछे जो आप देख रहे हैं, स्कूल के पीछे ना पहले होती थी, मतलब वो क्या कहते हैं, वन था, जंगल था पूरा, बेर नहीं होता, बेर, बेर उर का पेड़ था, शीशो उसो का,
वही जो बैर कहिए खाने वाला, तो हम लोग उसमें तोड़ तोड़ के खूब खाते थे। और शीशम वीसम का पेड़ था और जंगल झाड़ रहता था, तो उसमें था। अब क्या हो गया उस जगह पर, सब कट गया। आपका जो बड़ा वाला बिल्डिंग नहीं का वाला जो भी बना है वो स्कूल बन गया। तो हाई स्कूल तो जंगल यानी वन वाला क्षेत्र क्या हो गया, कम हो गया। उसके पीछे ना एगो था गाछी था, विनोदबा गाछी के नाम से हम लोग जानते थे उसको। हाँ, बच्चा में हम लोग पढ़ते पढ़ते वहां गाछी में आम के ढलवाही में लगल रहते थे। तो वो जो था वो जंगल था यानी वन था। उसको क्या किया, सारा पेड़ पौधा को काट के देखे वो खेत बन गया सब। तनिक दूर साइड में रह गया है 10-20 गो पेड़, अब बाकी पूरा बहुत बड़ा जो गाछी था, मैंने दिन में जाते थे आपको डर लगता, ऐसा था वो। हम लोगों को बच्चा में डर लगता था, केले में ना जाते थे, ठीक है ना। अब उस जगह पर अब क्या हो गया है, खेती। तब वन वाला जगह किस में चला गया, अब जंगल जहां था वन था वो चला गया खेत में, और खेत चला गया सड़क में और घर में। यानी कहने का अर्थ है भूमि उपयोग का क्या हो रहा है, स्वरूप बदल रहा है। कोई दिक्कत, यही चीज आगे चलते हैं। जैसे देखिए, ये तो मैप हमको इस दिखाई नहीं पड़ती है, और आप लोगों को दिखाई पड़ेगा जब वहां पर पढ़िएगा तब। फिलहाल किताब से हम लोग सहायता लेते हैं। जब पहले चित्र में देखिएगा, तो पहला चित्र जो बता रहा है यानी कि 1960-61 में हम लोग भूमि का कितना उपयोग करते थे। तो गौर करके देखेंगे हम लोग तो हमें पता चलता है कि हम लोग निबल बोई भूमि में 45.26% भूमि उपयोग करते थे पहले। 60-61 में चित्र नंबर 1 में देखिए, तो चित्र नंबर 1 में देखिएगा ऊपर में, तो कितना है ये 45 दशमलव, नहीं बड़ा करेंगे तो और कैसे होगा, छोटा ना करेंगे, दोनों साथ लेके चलेंगे तब समझ में आएगा। ये जो है 45.26, ये प्रतिशत क्या है, निवल बोई भूमि है, माने इतना में हम लोग पहले खेती करते थे। कब, 60-61 में। अब चित्र नंबर 2 पर चले जाइए, तो अब चित्र नंबर 2 पर देखिएगा, तो इसमें देखिएगा कितना है, 46.24% भूमि जो है निवल बोई भूमि है। निवल बोई कब की संरचना है ये, तो 2008 और 9 का। अब बताइए कि जो निवल बोई भूमि है, खेती करने वाली भूमि है, उसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। अब एक चीज गौर करिएगा, जब बढ़ रहा है तो कहां से बढ़ा होगा, वन को काट करके नहीं। तो अब इतना तो क्लियर हो गया ना कि निवल बोई भूमि क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो प्रारूप बदल गया ना, क्योंकि जहां हम लोग पहले 45% में खेती करते थे, अब कितने प्रतिशत में करते हैं, 46। अब चलिए दूसरा नंबर देखिए, वन क्षेत्र देखिए 1 नंबर पर। पहले वन क्षेत्र हमारे कितने थे, 18.11 है ना। लेकिन अब हमारे यहाँ वन क्षेत्र कितना हो गया, 22.78, यानी वन हमारे यहाँ क्या हुआ है, बढ़ गया। 60-61 में वन हमारे यहाँ कम था, लेकिन अब हमारे यहाँ वन क्षेत्र क्या हो गया, क्लियर, चित्र के हिसाब से समझ रहे हैं। वन क्षेत्र की भूमि को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो कमा कहां पर है, तो सो देखिए, इसी तरह से दूसरा नंबर पर ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर में है जो हमारी बंजर और व्यर्थ भूमि थी, बंजर और व्यर्थ भूमि, वो पहले कितनी थी, 12.1, जो अब कितना हो गया है, 8.61 है, 61। अब समझ में आई बातें कि बंजर भूमि को हमने क्या किया है, खेती योग्य बनाया, उस पर हमने वन लगाया, नहीं लगाया। तब वन भी हमारा बढ़ा है पहले से, कब के आंकड़े से, 60-61 और 2008 और 9 के आंकड़े से। लेकिन बंजर भूमि हमारी क्या हो गई है, कमी है, बंजर भूमि कमी है। जहां पर हम लोग कोई खेती नहीं करते थे, परती था ना, जंगल था ना, कुछ होता, केवल ऐसे धरती समतल पड़ी हुई थी, घास छुटकी छुटकी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, दुभी मोथा उगल था, उसका कोई उपयोग नहीं था। तो उस चीज को हम लोग क्या किए हैं, तोड़ ताड़ के काट कूट के मिट्टी बना दिए, मिट्टी बना के उसमें खेती बाड़ी और वन लगा दिए, ना लगा दिए। अब समझ में कंफ्यूजन दूर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से तीसरा नंबर देखिए, अकृष्ट कार्य के क्षेत्र की भूमि, तो पहले कितना था हमारा, ठीक है ना। तो उसमें नीचे आकर के क्या हो गया है, 8 दशमलव नहीं है, 5.57 है, समझ रहे ना। तो अब प्रारूप से समझ गए दोनों चित्र से कि किसी में बढ़ा है और किसी में कमा है। यानी 60-61 से लेकर, यानी 1960-61 में हम लोग जो भूमि का उपयोग करते थे, और 2008 और 2009 में जो हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं, इसमें हमारा प्रारूप क्या हो गया,
बदल गया। जहाँ खेती नहीं करते थे वहाँ खेती करने लगे, जहाँ खेती थी वहाँ पर हम लोग शहर बना दिए, जहाँ अब बंजर थी वहाँ पर हम लोग कृषि और वन लगा दिए, है ना। तो किसी क्षेत्र में कमा है और किसी क्षेत्र में वृद्धि हुई है। कोई दिक्कत? चलिए, तो उम्मीद है आपको इस चित्र समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कहने वाले थे। ऐसे आप लोग पढ़ते तो किताब को धराधर पढ़ जाते उस चित्र को छोड़ देते। क्या बात यही नहीं होता है? उसमें पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ था। चलिए चलिए ठीक है, पढ़ाते हैं तो अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, भूमि क्षेत्र के ह्रास, बच्चे कह रहे हैं कि ह्रास है। चलिए हम हास पढ़ते हैं। हास का मतलब कमी होती है, हमको ये बुझने आता है इसलिए हम बता रहे हैं आपको। चलिए, भूमि क्षेत्र के ह्रास। भूमि क्षेत्र के ह्रास के कई कारण हैं। जनसंख्या बढ़ने से खेती बढ़ाने के लिए चारागाह, प्रतिभूमि, कृषि योग्य बनाया गया है। देखिए, जैसे देखिए जनसंख्या बढ़ी तो सब लोगों को भरपेट भोजन चाहिए ना भाई रे। तो जहां पर वन था, जहां पर चारागाह था, जहां पर प्रतिभूमि थी, सबको जोत जात के क्या बना दिए हम लोग? कृषि योग्य भूमि। तो कृषि योग्य भूमि में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अभी एक मैप के अनुसार हम लोग देखें तो क्या पता चला हमें कि 60-61 में हम लोग मात्र 45 में खेती करते थे, उसको बढ़ा के कर दिए हैं 46। अभी अभी जो आंकड़ा हम लोग ऊपर में पढ़े थे तो 48.83%। शुरू में हम लोग पढ़े थे, कितना में पढ़े थे? 48.83। और नीचे है देखिए 48.83। अभी के आंकड़े के अनुसार और हमारी क्या हुई है? कृषि योग्य भूमि बढ़ी है नहीं? चलिए, तो इतना तो समझ गए कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो सब लोगों को भरपेट भोजन चाहिए, और भोजन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? कृषि योग्य भूमि को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। चलिए, सड़क और उद्योग बढ़ने के कारण कृषि योग्य भूमि में कमी भी आ रही है। वहीं पर हम लोग एक तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां जंगल है उसको काटो और उसको क्या बनाओ? खेती योग्य। जो पड़ती है अकृष्ट भूमि है, जहां पर कोई काम नहीं है, तो उसको क्या करो? खेती योग्य बनाओ। तो खेती योग्य बना रहे हैं, लेकिन वहीं पर सड़क बनने के कारण, उद्योग बनने के कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है? कृषि भूमि कम भी रही है। जैसे पहले मान लीजिए, पहले इतनी सड़क चौड़ाई थी नहीं, अब भीड़ भाड़ बढ़ने लगा तो इधर वाली जमीन को और ले लिया गया, इधर वाली जमीन को और ले लिया गया। अब सड़क बन गई यहाँ से यहाँ तक। तो इस सड़क की चौड़ाई जब बढ़ी है, नयका सड़क बना है तो अलग की बात कर रहे हैं, जगह जगह पर सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है ना, तो उतना जमीन तो हम लोग कटौती कर रहे हैं ना, तो खेती योग्य उतनी भूमि क्या हो रही है? कम रही है। कहीं कहीं उद्योग लग रहे हैं नए नए, तो उद्योग में उतनी भूमि क्या हो रही है? खत्म हो रही है, नहीं हो रही है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों को देखा जा रहा है कि भूमि के उपयोग में क्या हो रही है? कमी आती जा रही है। अब चलते हैं, भूमि निम्नीकरण क्या है। अब देखिए, निम्नीकरण सबसे पहले शब्द क्या है? तो निम्नीकरण का मतलब होता है बेकार, व्यर्थ। निम्नीकरण का मतलब बेकार, व्यर्थ। अगर गौर करके देखिएगा तो अब ना पंजाब हरियाणा में ना खेती बहुत ज्यादा हुई, बहुत सिंचाई हुई। तब बहुत सिंचाई होने के कारण उसके मिट्टी में ना एक चीज की वृद्धि हो गई है, आर्सेनिक तत्व की। ऐसे हम लोग अभी तकनीक में नया है, नए नए हम लोग उर्वरक डाल डाल के उस सब को खत्म करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ उर्वरक आप डाले हैं, कुछ ना कुछ आप सिंचाई किए हैं, जिसके कारण उन मिट्टी की जो उर्वरता था, जो गुण था पहले वाला, वो धीरे धीरे क्या हो गया है? कम गया है। या और कई कारण हैं। अब जैसे मान लीजिए सड़क है, तो एनएच गुजरा है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि जैसे एनएच गुजरा है इससे होके, तो क्या आसपास में अच्छी खेती होगी? आसपास में कभी अच्छी खेती नहीं होगी। जानते हैं, वो गर्दा उड़ा उड़ा के सब पत्ता को झांप देगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण किससे करते हैं? पत्ते से। अब पत्ता पर वो रहेगा पूरा एक परत मैल जम्मल रहेगा, मैल यानी कि गर्दा, तो उसका प्रकाश संश्लेषण होगा? हम लोग पढ़े थे ना, क्योंकि कुछ से ढक दीजिएगा तो पौधा प्रकाश संश्लेषण कर पाएगी? तो नहीं कर पाएगी। तब बताइए, तो वो तो एक तो सड़क में गया, ऊपर से आसपास वाला फसलों गया, नहीं गया। उसी तरह जहां उद्योग लग जाती है, जहां उद्योग लग जाती है, तो उस उद्योग के आसपास में खेती बाड़ी होती है? अच्छी नहीं होती है। वो धूलकन, जैसे अब चिमनी मान लीजिए, अपने ईंट उद्योग लगा है, तो ईंट उद्योग जहां पर लगा है ना, उसके आसपास वाला जो जमीन है वो ना लोग दे देता है उसी को, चिमनी मालिक को दे देता है अपना ईंटा पारने के लिए। नहीं नहीं, वो पैसा लेता है, पैसा पर देता है।
और नहीं देता है तो उसकी मजबूरियां भी रहती है, कुछ मजबूरी में दे देता है, जो ही मिलता है ले, क्योंकि जानता है कि चिमनी है। अब वो जब धुआं छोड़ेगा तो उसका जो होता है ना, क्या कहते हैं, राबिस, राबिस उड़ेगा तो आसपास के खेतों को क्या कर देता है, वो नष्ट कर देता है, खेती बाड़ी उसमें होती नहीं है। तो सोचता है खेती बाड़ी होगा ही नहीं, तो चलो कम से कम जो ही पथारी से पैसा आवेगा ना, तो वो जमीन उसको दे देता है वो ईंट ईंट बिछाने के लिए, है ना, मजबूरन में। तो कहने का अर्थ है कि जहां उद्योग लगती है वहां पर भी क्या हो जाता है, फसल। तो सड़क बनने के कारण, उद्योग बनने के कारण उस जगह ना फसल भी और क्या हो जाता है, बर्बाद। तो ये भूमि निम्नीकरण यही है, यानी कि जहां पर भूमि का क्या हो गया, उपयोग क्या हो गया, कम हो गया। जैसे देखिए जहां खनिज है तो खनिज के अधिक उपयोग करें, तो माने जैसे अभी यहाँ पर अपने यहाँ खनिज है, धरती के नीचे खनिज है, ऊपर तो खेतीबाड़ी हो रही थी। अब क्या हुआ कि पता चला कि गंगसारा में कोयला है भाई, तो धरातल मिट्टी को कटाई करके, क्योंकि अपने यहाँ ना ओपन खुदाई होती है। ओपन खुदाई का मतलब हुआ जैसे ऊपर की मिट्टी को काट के हटा देगा, आई पूरा क्षेत्र को ले लेगा सरकार, इस सब जमीन हम लोगों को घर को हटा देगा यहाँ से, पुनर्वास कहीं और भेज देगा हम लोगों को। ठीक है, जाना पड़ेगा, मजबूरन में आपको जाना ही पड़ेगा। और वो क्या करेगी, अब यहाँ पर पूरा मिट्टी काट के इसमें खुदाई करेगी, काट के चल जाती है सरकार छोड़ के, ये जमीन गड्ढा हो जाएगा, तालाब एकदम पूरा, है ना। अब वो खेती योग्य रही? अभी तो घर मकान है, खेती बाड़ी है, लेकिन खदान का खनिज उपयोग करने के बाद वो क्या हो गया, समझ रहे ना। तो इस तरह से हमारे यहाँ मतलब कई प्रकार के खनिजों के उपयोग करने से भूमि का क्या हो गया है, निम्नीकरण हुआ है। या जल जमाव के कारण भी निम्नीकरण हो जाता है, जल कहीं कहीं पर जम जाता है, इसके कारण भी भूमि का क्या हो जाता है, निम्नीकरण हो जाता है। यानी कि भूमि का उपयोग कम हो जाता है, उसका जो गुणवत्ता था ना वो कम हो जाता है, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी पंजाब में तो चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है ऐसा कि वहां पर कुछ ऐसे तत्व की कमी हो जाएगी मिट्टी में कि वो खेती करने योग्य रहेगी ही नहीं। ठीक है ना, तो धीरे धीरे कठिनाई होगी। अपने यहाँ भी वही कहानी है, हम लोग खेत में उर्वरक ज्यादा डालते हैं, देखिएगा बहुत सारा खेत में क्या होता है कि फसल बोइएगा और उसमें अंकुरन ही नहीं होता है, किनारे किनारे तनी मनी हो जाता है, बीच में जो है सूखले रह जाता है। क्या कहने का अर्थ है कि वो क्या हो रही है, बंजर हो रही है। चलिए आई किताब की ओर। तब भूमि निम्नीकरण समझ गया है ना, भूमि निम्नीकरण समझ गया है कि हमारे यहाँ भूमि के उपयोग की गुणवत्ता में क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसके कई कारण हैं, जैसे देखिए बर्फीली जमीन है, जल लवणता है, जल जनाब है, वन के कारण खाली जमीन है, तो ये सब के कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है। और हमारे देश में कितना करोड़ भूमि है, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि अभी भूमि निम्नीकरण में है, जिसकी गुणवत्ता में कमी आ गई है। अभी हम लोग खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले समय में फिर कोनो कोनो तकनीक लगाएंगे, इसमें भी खेती होगी। नहीं, अभी चिंता नहीं करना है, आराम से खाने पीने के लिए मिलते रहेगा हम लोगों को। चलिए अब चलते हैं भूमि ह्रास रोकने के उपाय। देखिए अभी जो भूमि कभी कम रही है, कहीं ज्यादा बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, तो इसको रोकने का उपाय क्या है, कुछ उपाय आपके नजर में आ रहा है कि भूमि ह्रास को रोका जाए? हाँ, क्या क्या बताइए सब लोग। चलिए खेत को सीढ़ी नुमा बनाएंगे, एक नंबर। दूसरा नंबर बताइए और। नहीं, देखिए सबसे पहली बात, देखिए भूमि देखिए सबसे पहले भूमि ह्रास रोकने वर्तमान समय में कृषि योग्य बंजर और पुराने प्रतिभूमि क्षेत्रफल में कमी आई है, साथ ही द्विफसली फसल उत्पादन से वृद्धि भी हुई है। देखिए फसल को उत्पादन को लिए हम लोग क्या किए हैं, तब वन को तो काट करके हम लोग क्या बना दिए, खेत बना दिए। तब कुछ खेत कहाँ चला गया, अरे उद्योग में, कुछ चला गया सड़क में, तो खेत तो फिर कम गया, नहीं कम गया, एक तरफ बढ़ाए तो एक तरफ क्या हो गया, कम गया। तो फिर कृषि बढ़ाने के लिए हमने एक और उपाय लगाया। क्या उपाय लगाया, हाँ द्विफसली बहुफसली, है ना। और नए नए हम लोग बीज लगाए हैं जिसमें तीन तीन गो चार चार गो बाली देता है, मकई में नहीं देता है। तो इस तरह से फसल के उत्पादन में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। सिंचाई की सुविधा बढ़ाए हैं जिसके कारण भी उत्पादन बढ़ा है। और हम लोग रोपण कृषि करते हैं, रोपण कृषि से और फायदा क्या हुआ है कि हम लोगों को फसल ज्यादा उत्पादन होती है, नहीं समझे। जैसे देखिए पहले होता था कि बीज छीट देते थे, अपना खेती हुआ, जो जहां पर मारा पड़ गया मारा पड़ गया, लेकिन अब नहीं होता है। अब क्या है कि पहले बीज को अलग तैयार कर लेते हैं और उसमें जो स्वस्थ पौधा है उखाड़ लेते हैं और उसको खेत में लगाते हैं, अगर वो मारा पड़ गया तो बगल में एक और पौधा लगा देते हैं। नहीं, जैसे तंबाकू में देखे होंगे, गोभी में देखे होंगे, टमाटर में देखे होंगे, वो लोग क्या करता है कि पौधा लाए, हम लोग लाते थे पहले खेत से खरीद करके, एक समय एगो मिर्चाई की मुट्ठी देता था, खेत में लगा देते थे। आज जो सूख गया, 50 को लग गया, 100 लग लाए तो 50 को 70 को लग गया, आज 20-25 को जो है ना वो मुरझा गया, सूख गया,
तब फिर लाते थे ओकरे बगल में लगा देते थे, तो ई पौधा तैयार हो गया। नहीं हुआ तो तेवर लगाएंगे, माने खाली छोड़ना नहीं है, हर हाल में उसको भी लगा देना है। तो इससे क्या होता है कि आपका उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। रोपण कृषि करने से उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरह से हम लोग उत्पादन को बढ़ाए हैं। साथ ही साथ क्या हुआ है कि कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, ढालुआ मैदान है, जिसके कारण कटाव के कारण भूमि क्षेत्र में ह्रास भी हो रहा है। नहीं, जैसे देखिएगा गंगा नदी के किनारे पूरा काट काट के मिट्टी को ले जा रहा है, तो नदी में चला जा रहा है, वो अब खेती योग्य नहीं रह गया। अब कहेगा कैसे, देखिए पटना का पुल ना, उसकी जो पाया बना हुआ है ना, वो टेढ़ा बना हुआ है, ठीक है। तो गंगा नदी जब उधर से आती है, इधर से ऐसे जब आएगी, तो क्या करती है ना, वो अपने खास करके धमौन उमौन की बात करेंगे, धमौन की बात ध्यान दीजिएगा। तो धमौन में ना वो क्या किया है, ऐसे करके गंगा जो है ना कटाव करके ऐसे चलाया है, ऐसे इसको जाने का रास्ता ये था गंगा का, लेकिन अब वो कटाव करके ऐसे आ गई है, ऐसे, और यहाँ जाके फिर से गंगा में मिल गई है। अब ये 3-4 किलोमीटर का रेंज की जो जमीन थी, वो सब ले गया है काट करके, कहाँ, गंगा में, ठीक है। जैसे मतलब जो मैडम जी हैं उनकी ननिहाल पड़ता है धमौन, तो हम लोग एक बार गए हुए थे, तो मतलब इनका घर बगल में ही था, और सड़क है, सड़क के बाद बांध है, और बांध पर लोग स्नान उस्नान करने के लिए गए थे। तो हम लोग वहाँ पर गए, इनका मतलब जो मामा जी लेंगे उनका एक दुकान है वहाँ पर, दूध सेंटर, अच्छा दुकान है, तो हम लोग वहाँ दुकान पर गए थे, संजोग से घूमने के लिए तो गए थे। तब एक दिन रहे थे भी, रात एक रात एक दिन रहे थे वहाँ पर हम लोग। तो हाँ, तो हम लोग घूमने के लिए गए थे, मैंने बुलाया था लोग थोड़ा सा, तो हम लोग गए थे वहाँ पर, पूरा साथ में थे। बहुत बहुत दिन पहले की बात है, तब तो सोनाली का जन्म नहीं हुआ था, तब की बात है, बहुत दिन पहले की बात है। तो हम लोग वहाँ पर गए, तो सुनिएगा, तो जब वहाँ गए ना, तब पूछे हमने, तब कहा कि देखिए वो जो दिखाई पड़ रहा है, ऐसे करके बताए, वो जो दिखाई पड़ रहा है वहाँ, तो वहाँ पर हम लोग पहले रहते थे। वहाँ पर ना धीरे धीरे क्या हुआ, कटाव होना शुरू हुआ, कटाव होते 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 यहाँ तक कटाव हो गया है, जिसके कारण अब हम वहाँ से, हमारी जमीन अब यहाँ, वो बीच वाला जो है क्या हो गया, बालू बालू हो गया। तो अब देखिए, अब कटाव के कारण भूमि क्षेत्र में क्या हो गया है, ह्रास हो गया। चलिए, भूमि क्षेत्र में ह्रास को रोकने के क्या उपाय है, अब कैसे रोकेंगे बताइए इसको, रोकने का कुछ उपाय। तब पहली बात कि जहां उपजाऊ भूमि है वहां कल कारखाने नहीं लगाइए, जहां उपजाऊ भूमि है वहां कल कारखाना नहीं लगाना है। अरे हम लोग तो छोटा मोटा लगाते हैं, क्या आप लोग जैसे लगता है कि एकदम पूरा गर्मी लगल है, पढ़ने पर भी ध्यान दिया करिए, परीक्षा आप ही का है। तो जहां पर जो उपजाऊ भूमि है ना, उस जगह पर कल कारखाना नहीं लगाना है, सरकार को उस पर सोचना चाहिए, हम लोगों को नहीं सोचना है। इस सरकार सोचे कि जो बड़ी बड़ी उद्योग जहां लग रही होगी, तो सरकार को उस जमीन का लाइसेंस ही नहीं देना चाहिए कि इस जगह पर आप बनाएंगे, नहीं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको जहां पर बंजर भूमि है, जहां, हाँ आ जाओ, ठीक है ना, तो उस जगह पर हमको लगाना चाहिए। चलिए दूसरा, जलमग्न भूमि है, जहां पर जल जमाव हो जाती है, तो उसको ना पूरा करना है, भरना है। कैसे भरिएगा, तो जो नहीं नहीं मिट्टी से कहाँ से, जैसे कचरा उचरा निकलता है ना शहर उहर का, तो वो कचरा को क्या करते जाइए, भरते जाइए भरते जाइए। जैसे मुंबई में जाइएगा, जानते हैं पहले मुंबई ना 7 महाद्वीप था, 7 महाद्वीप का शहर था, ठीक है, ये 7 महाद्वीप का शहर था। इस पर सबसे पहले ना पुर्तगाल वाला शासन किया था, पुर्तगाल वाला, ठीक है ना। लेकिन पुर्तगाल वाला के राजा की बेटी की शादी इंग्लैंड के राजा के साथ हुआ, तो दहेज में मिल गया उसको ये इंग्लैंड। तो ये 7 महाद्वीप इंग्लैंड को मिल गया, अंग्रेजवा को मिल गया किसमें, दहेज में। तो उस समय ना पहले लोग जाने के लिए नाव का उपयोग करते थे, इस जगह से इस जगह, इस जगह से इस जगह आने के लिए किसका उपयोग करते थे, नाव का। ये 7 महाद्वीपों का शहर कहलाता था। लेकिन अब आप जाइएगा ना, तो उसमें क्या हो गया, धीरे धीरे उसको सबको जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया गया है मिट्टी से, ठीक है ना। माने कचरा भर भर के धीरे धीरे बहुत जगह जो है ना, जैसे मान लीजिए ये जगह हमारे पास है, ये पानी वाला है, तो यहाँ पर कचरा भर भर के भर भर के धीरे 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 पूरा कचरा को क्या कर देंगे, भर देंगे, धीरे धीरे सब सरगल के क्या बन जाएगी, मिट्टी। तो इस तरह से भी हम लोग भूमि को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि में कम करना है, जनसंख्या वृद्धि दर को क्या करना है, कम। अभी ऐसे तो बहुत सारे लोग अब तो इस पर ध्यान दिए हैं, जनसंख्या वृद्धि अब देश के लिए नहीं, अपनी मजबूरी में कर देते हैं कि भाई देखें ज्यादा बच्चा रहेगा, कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे, है कि नहीं। तो लोग इस तरह से जनसंख्या वृद्धि में कमी लाई है, पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कमा है। पहाड़ी इलाका में सीढ़ी नुमा खेत बना करके खेती किया जा सकता है। तो जहां पर अभी खेती, अभी देखिए कितना भूमि थी हमारे वर्ल्ड में,
30% भूमि जो है पहाड़ी क्षेत्र में चला जाता है। 30% भूमि किसमें है? पहाड़ी में। तो वहां पर तो खेती बाड़ी होती नहीं है, वहां पर वो भी कम कम, जंगलों है तो बहुत कम है, नहीं। कहीं कहीं नीचे तो जमीन जंगल है, ऊपर तो और भी जंगल नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वहां पर सीढ़ी नुमा खेत बना करके खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा जमीन क्या होगी, बढ़ेगी। मरुस्थल के जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें झाड़ी लगा करके वहां पर वर्षा करा करके खेती बाड़ी किया जा सकता है कि नहीं। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग कृषि को और तरीके हैं बढ़ा, जैसे अभी हमने बताया कि बहुमंजिला भवन बनाइए, घर जो है ना नीचे नहीं बनाना है, ऊपर ऊपर बनाते जाइए, परिवार ऊपर ही रहेगा। तो नीचे वाला जगह जो है बचेगा कि नहीं बचेगा उतना, कि जैसे उलट कैसे जाएगा ये भाई, ऐसे थोड़ी है कि बांस पर थोड़ी खड़ा कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए मजबूत से मजबूत। अच्छा शहर में देखे हैं कि नहीं देखे हैं, 15 तल्ला बिल्डिंग कहाँ उलट जाता है वो, है? अरे भाई का कमाल है भाई। चलिए तब बहुमंजिला भवन बनाइए, इसे क्या रोका जा सकता है। अब चलते हैं आगे, अब चलेंगे बुआ जी मृदा संसाधन की बात। तो ऐसे तो मृदा संसाधन के बारे में लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मृदा संसाधन किसे कहते हैं। तो जहां पर हम लोग खेती बाड़ी वनस्पति पेड़ पौधे उगाते हैं वो हमारे क्या है, मृदा संसाधन है। अब आगे मृदा संसाधन के निर्माण, देखिए मिट्टी बनती कैसे है, तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, चट्टान के टूटने फूटने से क्या बनती है, मिट्टी बनती है। चट्टानों के टूटने फूटने से चले बुआ जी, तो हम लोग पढ़ रहे थे मृदा निर्माण के कारण। अच्छा मृदा निर्माण होता कैसे है, तो देखिए ये तो हम जानते हैं कि चट्टानों के टूटने फूटने से, लेकिन इसके पीछे दो कारण हैं, एक है भौतिक कारक और एक है रासायनिक कारण। अब चलिए थोड़ा सा पहले इस दोनों का क्लियर कर लें। भौतिक कारण क्या है समझिएगा, चट्टाने गर्म होकर ना फैलती है, जैसे अभी धूप गर्मी लगेगा तो चट्टाने गर्म होकर के धीरे धीरे फैलती है, और जब ठंडा होता है ना तो सिकुड़ती है। तो बार बार फैलने या बार बार सिकुड़ने से वो क्या हो जाती है, भंगुर कमजोर हो जाती है, ठीक है। और वो टूटने लगती है, टूट करके धीरे धीरे टूटते टूटते बड़ी बड़ी चट्टाने जो है ना वो छोटी 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 होती जाती है। तो उसको कहते हैं, इसके कारण वह धीरे धीरे क्या बन जाती है, बालू, और बालू से क्या बन जाती है, मिट्टी। तो चट्टान के टूटने फूटने से मिट्टी बना, लेकिन कैसे, तब भौतिक कारण नंबर एक, किसे, भौतिक कारण, जैसे गर्म होकर के वो और ठंडा होने पर तब बार बार फैलने बार बार सिकुड़ने से क्या हो जाता है, वो भंगुर कमजोर, और धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, टूटने लगती है। और ये क्रियाएं लगातार चलती रहती है। और ये एक मतलब एक लेयर यानी 1 सेंटीमीटर समझिए, 1 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, बहुत ज्यादा समय लगता है। तब जाकर के ऐसे बोल दिए जितना जल्दी मिट्टी बन गया पहाड़ से, उतना जल्दी नहीं होता है, इसको बनने में बहुत समय लगता है, ठीक है। दूसरा है रासायनिक कारण। देखिए बहुत सारे पदार्थ में ना, माने क्या कहते हैं, पठार है पहाड़ है तो उसमें खनिज पाया जाता है, जैसे लोहा तांबा जो भी है। और जब उस पर जल पड़ता है ना, पानी पड़ता है ना, तो उसके आयतन क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, और उसमें दरार आ जाती है। जैसे अभी इस मकान में क्या पड़ा हुआ है, सरिया है, लोहा। अब इस लोहा में जब जंग लगेगा तो उस जंग लगने के कारण दीवार को क्या कर देता है, फाड़ देता है। देखिए पुराने पुराने दीवार को देखेंगे फटते हुए, किसके कारण, वही सरिया में आयतन में बढ़ने के कारण। तो ठीक सेम कहानी चट्टानों में होती है, चट्टानों में भी क्या हो जाती है, दरारें आ जाती है, और उस दरार में पनिया क्या हो जाता है, भर जाता है। तब भरने के कारण वो धीरे धीरे पानी को क्या करती है, और सोखती है, धीरे धीरे और वो टूटते जाती है, उसकी दरारें और क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। परिणाम तक क्या हो जाता है, वो टूट करके किस में बन जाता है, बालू, और बालू से क्या बन जाता है। चलिए तो मृदा निर्माण के कारण समझ गए कि दो प्रकार से मिट्टी बनती है, एक भौतिक और एक रासायनिक। इसके अलावे मृदा निर्माण के कुछ प्रमुख घटक हैं, जिनमें एक है स्थानीय जलवायु। जैसी जलवायु रहती है उसके हिसाब से मिट्टी बनती है। मान लीजिए अगर गर्म जलवायु है तो मिट्टी वहां ज्यादा बनेगी, और ठंडी जलवायु है वहां पर मिट्टी कम बनती है। इसी तरह से पूर्ववर्ती चट्टान या खनिज, चट्टान का मतलब रूप कैसा है, कोनो देखिएगा पत्थर रहता है कमजोर, हथौड़ी मारिएगा तुरंत टूट जाता है, और कोना बड़ा सिलौटा वाला रहता है, मारते मारते थक जाएगा, टूटेगा नहीं, क्या है कि नहीं। तो उसका आकार पर भी वनस्पतियां, जीव जंतु, भू आकृति और मृदा बनने के और सारे बनने के समय ये सब पर निर्भर करती
जो हमको पढ़ना नहीं है इसलिए विशेष। अब आगे चलते हैं, जो हमारा लास्ट पॉइंट है मृदा की संरचना, यानी मिट्टी जो हम लोग देखे थे कहां पर, थंबनेल में लगा हुआ, वही पढ़ेंगे। जब मिट्टी को काटेंगे ना तो आपको परत दाई परत मिलेगी कि भाई कौन कौन परत है, ठीक है ना। तब मिट्टी को परतों के हिसाब से अगर बांटेंगे तो कितने परत में, पहले, तब पहला हमारा है अ परत। देखिए सामान्य चट्टान के ऊपर मृदा की परतें जमी होती है, इसे हम लोग 3 वर्गों में बांटे हैं। पहला हमारा है अ परत, यानी सबसे ऊपर वाला जो परत है वो क्या हमारी है, अ परत, ये वाली। इसके विशिष्ट रंग और बारीकी संरचना के आधार पर इसे स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। यानी जानते हैं इसके कण जो है ना थोड़ा सा मोटे मोटे होंगे तो हम समझ जाएंगे कि कौन है, ये अ परत है। इसमें पौधे और जीव जंतु के सड़े गले पदार्थ होते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ह्यूमस। तो इसमें क्या रहता है, ह्यूमस। अ परत में सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण यही, खेती बाड़ी इसी में सबसे अच्छा होती है। अगर मान लीजिए अ परत काट करके आप हटा देंगे खेतों में से तो खेती बाड़ी फिर आपका नहीं होगा अच्छा, समझे। जैसे मान लीजिए हमारा अभी खेत है तो खेत में फसल लग रहा है, अच्छा उपज हो रहा है। अब क्या किए हम, एक छः घर भरने के लिए एक छः मिट्टी कटवा लिए कुदाल से, यानी 7-8 इंची कटवा करके ले आए। अब वो 2-3 साल उसमें खेती नहीं होगा, अब माने अभी जितना उत्पादन हो रहा है उतना नहीं होगा, होगा लेकिन कम हो जाएगी, समझ रहे ना। क्योंकि आपने जो मेन पेड़ पौधे जीव जंतु का जो ह्यूमस वाला चीज था उसको काट के क्या कर दिया आपने, हटा दिया, तो उत्पादन होगी नहीं होगी। चलिए तो आप समझ गए कि अ परत में सबसे ज्यादा क्या मिलेगी आपको, पौधे और जीव जंतु के सड़े गले अवशेष, हो गया। अब चलते हैं परत नंबर 2, ब परत। कौन परत, चलिए इसको हम लोग, इसमें बारीकी कण होते हैं, माने कण जो होते हैं अधिक बारीक होते हैं, बहुत महीन होता है, और ह्यूमस कम रहता है। इसमें पौधे और जीव जंतु अन्य अपघटित अवशेष जो है वो रहते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, माने धरती के नीचे जैसे जाएगा ना तो उसका अवशेष बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सबसे लास्ट है 100 परत, इसे आधा स्तर करते हैं, माने सबसे निचली सतह। इसमें अच्छरित मूल चट्टाने रहती है, वो नीचे जाएगा तो एकदम बिल्कुल चट्टाने पत्थर पत्थर रहेगा एकदम प्रकार। नहीं सुनते होंगे चापाल कर गराते हैं अपने गांव में घर में, तो नहीं कहता है कि पाइप फंस गेलो, बुझाए पहाड़ आ गए टूटबे नहीं करे है, होता है ना। तो हम लोग, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि मतलब बहुत सारे जो हैं चट्टाने जो हैं पाई जाती है सबसे नीचे सतह में। तो चट्टान के यानी मिट्टी के कण के आकार पर कितने भागों में बांट दिया हमने, 3। मिट्टी के कण के आधार पर मिट्टी को कितने भागों में, पहला, तब ब, तब स, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ऊपर वाला उपजाऊ है क्योंकि इसमें ज्यादा ह्यूमस है। कोई दिक्कत, तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून, यानी कल आएगी। तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।